तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, दिमाग में ये रखो कि जैसे कि ये एक वेज है, ये वेज है और इस वेज जो वेज है वो किसी पार्टिकुलर एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे। तो ये थीटा एंगल जो है वो फिक्स है और ये यहाँ पर ब्लॉक है जो इस पे स्लाइड हो रहा है, तो एम जी साइन थीटा लगेगा। फिक्स फोर्स लग रहा है यहाँ पर। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग बात है। और जो भी निकालना है यहाँ पर, वेलोसिटी निकालनी है, टाइम निकालनी है, कितना टाइम लगा नीचे गिरने में, जो भी है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग काइनेमैटिक्स का फॉर्मूला लगाकर। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये काइनेमैटिक्स लगा सकते हैं बेसिकली। कहने का मतलब मीनिंग ये है। एनएलएम लगा सकते हैं, एनएलएम के अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसका। बट अगर ऐसा हो, इस तरह का कुछ हो स्लाइड, जिसमें प्रॉब्लम क्या है कि थीटा जो है वो चेंज कर रहा है, थीटा जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर काइनेमैटिक्स या एनएलएम लेके सॉल्व करना चाहोगे तो स्मॉल पार्ट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मतलब समझ रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग काइनेमैटिक्स या एनएलएम लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये होगा, बट ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ही होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही होगा। काइनेमैटिक्स और एनएलएम से हो सकता है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से ही बेटर होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसका मतलब हम दोनों में लगा सकते हैं क्या वर्क एनर्जी थ्योरम? हाँ, दोनों में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि काइनेमैटिक्स एनएलएम से कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा सवाल आएगा इस तरह का होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो समझ में आ गया कब लगाना है वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक। अब देखो, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हमें पता है। डॉट मतलब कि कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉस्ट थीटा है। ये फॉर्मूला जो है हर जगह वैलिड है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड तो फोर्स अगर वेरिएबल है या कांस्टेंट है, वैलिड एवरीवेयर। आइदर एफ इज कांस्टेंट और वेरिएबल, एफ कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, हर जगह ये वैलिड है। ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मॉड, मतलब एफ का मॉड डी एस और डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान देना कि थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब 0 से 90 के बीच में होगा तो थीटा पॉजिटिव होगा। जब 90 होगा तो पता है कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। और 90 से 180 के बीच में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये ध्यान रखना, पॉजिटिव कब होगा? 0 से 90 के बीच में। 90 होगा तो 0 होगा और 90 से 180 रहेगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा। बहुत सिंपल सा बात है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर से जूम करके देखो। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो, एक बॉडी है, ठीक है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, मतलब इस पॉइंट पर अगर फोर्स लग रहा है तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखो, ना कि पूरी बॉडी का। समझ में आ रहा है? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का तुम डिस्प्लेसमेंट देखोगे और वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ रखोगे, ना कि पूरी बॉडी कितना डिस्प्लेस की। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखना है वर्क डन निकालते समय। ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक के बाद इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस कर सकते हो कि इंटीग्रेट कर दोगे इसको एफ से डी एस। जब ये इंटीग्रेशन कब लगाना होता है? तुम जब वेरिएबल होगा, फोर्स अगर वेरिएबल होगा तो लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट होगा तो भी लगा सकते हो, इंटीग्रेशन हट जाएगा, उसमें अलग बात है। खैर, अब देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया, मतलब देखो कोई भी इंटीग्रेशन रहे, कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन रहे और इस तरह से टर्म रिया रहे इस तरह से, तो तुम देखो ये फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लो कैसा भी इक्वेशन, मान लो ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो ये जो एरिया होगा, ये इसके अंदर एरिया, वो क्या देगा? वर्क डन दे देगा। तो इसका एरिया निकाल लोगे तो वर्क डन आ जाएगा। मतलब कहने मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो, क्वेश्चन में ग्राफ दिया हो, कैसा भी ग्राफ हो, बस उसका एरिया निकाल लो उस ग्राफ के अंदर का, वो वर्क डन तुम्हें दे देगा। ये कहने का मतलब मेरा सीधा सा, समझ में आ गया? फोर्स को लिख सकते हैं हम मास इंटू एक्सेलरेशन, तो MADS लिख सकते हैं। अगर मास कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अंदर ही करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मास कांस्टेंट, जनरली कांस्टेंट ही होगा, 99% चांस है कांस्टेंट ही होगा मास। और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन हम देखो, ये भी बोल देता हूँ मैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मोस्टली पॉइंट ऑफ व्यू जेई मेन का मेरा है। जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जेई मेन 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। 2024 2025 जो भी हो, लेकिन जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एडवांस कैसे नहीं कि एडवांस टच नहीं हो रहा है, एडवांस भी टच हो रहा है, बट मैं एडवांस में बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, मेरा मेनली पर्पस है मेंस का। ठीक है,
ओके, तो मास अगर कांस्टेंट तो मास बाहर आ गया, एक्सेलरेशन ds। तो यहाँ देखो, तो यहाँ फिर से इंटीग्रेशन आ गया, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन और क्या है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ को ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ का एरिया जो निकालेंगे उस एरिया को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि मास को मल्टीप्लाई कर दो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि एरिया मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और ये एक्सेलरेशन का कोई भी ग्राफ हो उसका एरिया निकाल लो, एरिया निकालने के बाद उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी क्या देगा, वर्क डन दे देगा। समझ में आ गया? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया, कर्व का एरिया भी वर्क डन देगा, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कर्व का एरिया को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन दे देगा। ठीक है, फिर वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट करेंगे, छोटा छोटा डी जोड़ते जाएंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एफ डॉट एस, तो ध्यान रखना जो हम लोग लिखते थे ना कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब फोर्स क्या है, कांस्टेंट। फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा अगर कांस्टेंट नहीं है तो। अगर कांस्टेंट है मतलब ये कांस्टेंट है या वेरिएबल जो भी हो तो ये लगा सकते हो, लेकिन कांस्टेंट हो तो ये लगा सकते हो, वेरिएबल हो तो ये लगा देना। समझ में आ गया इंटीग्रेशन वाला, ये कहने मतलब है। बेसिक सवाल से देखो, मान लो कि एक ब्लॉक है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर 5 मीटर का हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो हम एफ डॉट एस को क्या लिख सकते हो, बोलो, एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन तो फोर्स 2 न्यूटन हो गया, डिस्प्लेसमेंट 5 का, डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। अब फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 5 इंटू 10, 10 आ गया, 10 जूल। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 रखेंगे, कॉस 90 रखा तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एंगल कितना है दोनों के बीच में 60 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे कॉस 60, बाकी तो वैल्यू है ही 2 न्यूटन है, ये 5 मीटर है, लग गया कॉस 60, कॉस 60 1/2 होता है, 2 कैंसिल हो गया, 5 जूल आंसर हो गया। यहाँ पर ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, और ये यहाँ पर इस बार इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 2 न्यूटन का फोर्स ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर हो रहा है ना, 5 मीटर, तो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, तो ये एंगल नहीं देखना, ये एंगल नहीं, इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो अगर ये 60 तो कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए ना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या बना रहा है 60 डिग्री, ये बना रहा है, तो क्या बना रहा होगा 120, तो 120 रखोगे यहाँ पर। 120 कितना होता है -1/2, तो -1/2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है -5 जूल। माइनस आएगा भी ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो माइनस ही आएगा, 120 है ना। और मैंने बताया था कि अगर 90 से बड़ा रहेगा तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आ भी रहा है। ठीक है, नेगेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी मूव करना है, मतलब यहाँ से ये ए से बी मूव करने पे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पे इस पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने अभी जस्ट बोला था कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसी का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, रिमेंबर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका ही डिस्प्लेसमेंट लेकर वर्क डन निकालना है। इसका मतलब हम समझाते हैं, देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, मोड में कर दिया। फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन लिख दिया यहाँ पर 5, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट दिमाग में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ आ गया, 10 मीटर लिखा हुआ है तो 10 मीटर लिख देंगे। हाँ 10 मीटर लिखोगे, लेकिन ध्यान से देखो किसका डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं बोल रहा हूँ कि जिस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है फोर्स 5 न्यूटन का, तो ये कितना डिस्प्लेस करेगा ये हमें देखना है, ना कि ये ब्लॉक कितना मूव करेगा। तो हाँ ये सीधी सी बात है, सही बात है कि जितना ये मूव करेगा, कितना मूव करेगा 10 मीटर, जितना मूव करेगा उतना ही ये रस्सी भी नीचे आ जाएगा। अगर ये ब्लॉक 10 मीटर घिसका होगा तो ये पॉइंट भी कहाँ 10 मीटर नीचे आ जाएगा, तो 10 मीटर ये भी चल लेगा। लेकिन वो अलग बात है, वो ठीक है कि चलो 10 मीटर ये घिसका, 10 मीटर ये घिसका, लेकिन लेना किसका है, इसका लेना है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, 5 इंटू 10 क्या आ गया 50 जूल। समझ में आ गया, तो दोनों का सेम डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो देखना है, ना कि किसी और चीज़ का। ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, फोर्स स्ट्रिंग पे क्या वर्क कर रहा है वो हो गया। अगर पूछता कि वर्क डन बाय फोर्स ऑन ब्लॉक तो 0 जूल होता, क्योंकि देखो ये फोर्स तो इस पे लग ही नहीं रहा ना, ये फोर्स किस पे लग रहा है, स्ट्रिंग पे लग रहा है। ये फोर्स किस पे लग रहा है, स्ट्रिंग पे, ना कि इस ब्लॉक पे।
समझ में आ रहा है? ऐसे 90 डिग्री तो होगा ही, 90 डिग्री दिख भी रहा है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि फोर्स जो है और ये ब्लॉक पे लग नहीं रहा है, ये तो टेंशन है जो इसको खींच रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो इस पर इसका मतलब कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो, क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा है ब्लॉक पे, ठीक है? तो फोर्स ब्लॉक पर डायरेक्टली फोर्स लगा नहीं रहा है ब्लॉक पर, ठीक है? वही बात बोला मैंने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि ये एक ब्लॉक है, ऐसे गया स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग ऐसे गया और इस पर 10 लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये घिसका कितना, 10 मीटर, इधर घिसका कितना, घिसका 10 मीटर। तो मैंने बोला कि जहाँ पर फोर्स लग रहा है, मतलब इस पॉइंट, यहाँ पर ये रस्सी खींचा, तो मैं ये कितना खींचा वो नहीं पता, ये 10 मीटर खींचा, ठीक है, लेकिन फोर्स अगर इस पॉइंट पर लग रहा है तो ये पॉइंट कितना गया होगा, ये खींचा तो कितना गया होगा, 10 मीटर गया होगा। तो अगर क्वेश्चन में ये एंगल भी दिया होता ना कि एंगल 30 डिग्री है या कुछ है, तो ये एंगल से कोई मतलब ही नहीं है हमें, ये ध्यान देना, कंफ्यूज करने के लिए देगा एंगल। अगर एंगल यहाँ पर देगा 30 डिग्री तो क्या देगा, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमें बस देखना है कि ये कितना डिस्प्ले, ये 10 मीटर डिस्प्लेस किया, तो ये जो फोर्स जहाँ लग रहा है वो कितना डिस्प्लेस किया होगा, वो भी 10 मीटर डिस्प्लेस किया गया होगा। तो ये 10 मीटर डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1.5 मीटर, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो वही बात कर रहा हूँ मैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, ये कितना हो गया, अरे सीधी सी बात है, रस्सी को खींच रहे हो, 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 खींच रहे हो ना, ऐसे खींच रहे हो। तो ये अगर यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो रस्सी का पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो भी तो यहाँ से यहाँ 10 मीटर पहुँच जाएगा, समझ में आ रहा है? दोनों सेम जगह पहुँचा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हो गया, 0, तो यहाँ cos 0 आ गया। तो फोर्स कितना है, 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 ही हुआ, और कितना आ गया, 100। यहाँ ध्यान देना, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, अगर एंगल दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है ना? हमें देखना है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो कितना डिस्प्लेस किया, वो देखना है हमें, ठीक है? फिर वही सेम सवाल, सेम टाइप का सवाल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे एक आर्क है, ठीक है, आर रेडियस का है। यहाँ पर एक कुछ पार्टिकल मांग लो, पार्टिकल दिया हुआ है ऐसे, और ये पार्टिकल को यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट, मतलब यहाँ पर पहुँचाने में कितना फोर्स लगाना पड़ा, मतलब कितना वर्क डन हुआ इस फोर्स के द्वारा, ये बताना है। तो बहुत सिंपल सवाल है। एफ एस कॉस थीटा होता है। अब मैं देखूंगा तो एंगल देख लें, तो एंगल के देखो, फोर्स किधर लगा, इस पॉइंट पे देखो तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 हो जाएगा, तो थीटा तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अब देखते हैं फोर्स का फोर्स, तो फोर्स ही लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो ये पूरा, ये कितना होता है, पाई आर होता है, पूरा कितना होता है यार, पाई आर। तो आधा चला ना, यहाँ से यहाँ गया बस, तो कितना हो गया, ये पाई आर बाई 2 हो गया, बस इतना डिस्प्लेस हुआ, तो पाई आर बाई 2, और cos 0 1 होता है, तो ये आगे आंसर क्या हो गया, एफ पाई आर बाई 2, ये आंसर हो गया, समझ में आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। फिर यहाँ सवाल है एक, देखो ये ऐसा सवाल है कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया ए से बी, तो और ये रेडियस आर है, तो ये रेडियस आर हुआ, रेडियस आर हुआ, और इसे फोर्स लग रहा है ऐसे। तो बताना है तुम्हें कि वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट लेना होता है हमें, तो ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो गया, r√2, ये ए से बी, समझ में आ रहा है, ए से बी, तो कितना मूव किया, आर से ये यहाँ से यहाँ मूव किया, कितना डिस्प्लेस हुआ, ये r√2 हुआ ना। अरे ये आर है, ये आर है, तो ये कितना आएगा, r√2 ही आएगा ना, 90 डिग्री है तो, ठीक है ना। तो r√2, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंगल तो 0 डिग्री है, 0 है ही, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये r√2 हो गया। अब सवाल आता है वेरिएबल वाला। देखो वेरिएबल का सवाल कैसे करना होता है। तो यहाँ तक तुमने समझा कि डायग्राम ऐसा रहेगा, डायग्राम वाले सवाल ऐसे कर लेंगे। बस ध्यान ये देना है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना है। ये फिर से रिवाइज कर लो एक बार ध्यान से, कहाँ कहाँ कैसे क्वेश्चन किया है मैंने अभी। चलवाते हैं अब वेरिएबल वाले सवाल पे। एक फोर्स है जो कि 3x² + 2x - 5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। वो डिस्प्लेस किया एक बॉडी को फ्रॉम कहाँ, 2 मीटर से 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ बॉडी। तो वर्क डन बाय दिस फोर्सेस, तो इस फोर्स का वर्क डन कितना हुआ। बहुत सिंपल सवाल है। दिख रहा है सवाल में कि x है तो मतलब कि वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी मैंने बोला कि अगर कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट f.s कर दोगे, वेरिएबल रहा तो ये इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ करोगे, 2 से 4 कर दोगे। तो सिंपल है, ये JEE 2024 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो राइट कर रहे हैं, यहाँ देखो वेरिएबल वगैरह लिखा हुआ है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन, ठीक है। तो f.dx कर दिया, ठीक है, डिस्प्ले करें तो क्या किया, 3x² + 2x - 5 फोर्स का वैल्यू जो क्वेश्चन दिया था वो रख दिया, dx हो गया, डिस्प्लेसमेंट dx हो गया, क्योंकि x में
ट्रैवल कर रहा है ब्लॉक बॉडी, ठीक है, या जो पार्टिकल है जो भी, तो 2 से 4 करना है ना, हमें 2 से 4 करना है इंडिकेट, तो 2 लोअर लिमिट और 4 अपर लिमिट रख दिया और सिंपल से इसको इंडिकेट कर दिया कि 3x² है, तो x² क्या हो जाएगा, x³ 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 3 कैंसिल, x³ तो x³ हो गया, x²/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² हो गया और -5x हो जाएगा, लिमिट डाल दिया 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो सॉल्व करोगे तो 58 आ जाएगा। तो यहाँ f.s नहीं लगाना, यहाँ पर क्या लगाओगे, ये लगाओगे इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है, समझ में आ गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक पार्टिकल है, मास m है, मूव्स कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, v = α√x दिया हुआ है, ठीक है, v = α√x दिया हुआ है, अल्फा कांस्टेंट है तुम्हारा, तुम बताना टोटल वर्क डन क्या होगा, ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। अब कहाँ से कहाँ, x0 होगा और xd, मतलब 0 से d मूव किया पार्टिकल, तो और वेलोसिटी दी हुई है, तो तुम्हें बताना है कि वर्क डन कितना होगा। तो दिमाग में तुम्हें ये आना चाहिए, देखो 2 चीज़ दिमाग में आना चाहिए, एक तो वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, और एक पूछ रहा है टोटल वर्क डन। दिमाग में यही आना चाहिए कि वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी होता है और ये जो वर्क डन आता है टोटल वर्क डन ही आता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो जैसे ही बात किया वेलोसिटी का और टोटल वर्क डन का, दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, स्ट्राइक होना चाहिए, दिमाग 2024 में ही आया है, ठीक है। तो देखो कैसे कर रहे हैं, ये सब हटाओ अभी, यहाँ से देखो, वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल मास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ½ m v², ठीक है, तो v कितना होगा, तो v यहाँ पर रख दिया, क्या है, देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही करना है ना, वर्क डन = तो देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ½ mv², तो v कितना है, α√x, तो α√x कितना होगा, d होगा, क्योंकि फाइनल यही हुआ ना d, तो d इसका स्क्वायर किया, ठीक है, माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियल 0 है, तो कुछ भी लिखोगे यहाँ पर ½ m α√0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो बचा क्या ये, तो यही आंसर हो गया, ठीक है, वही किया मैंने, किया काइनेटिक फाइनल मास काइनेटिक एनर्जी से किया, ½ mv² होता है ना, तो v क्या है, α√d, क्योंकि लास्ट में d नहीं पहुंचा ना, ये फाइनल लिखना है, फाइनल कहाँ पहुंचा, d पे, तो d लिख दिया, और इनिशियल क्या है 0, तो 0 लिख दिया, तो सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर फोर्स है 2 + 3x i कैप है, यहाँ पर देखोगे तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर x से मतलब वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन करना है, और i कैप वेक्टर के फॉर्म में है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है 0 से 4, ये भी 2023 में आया हुआ सवाल है, तो ये कर दिया मैंने, f.dx कर दिया, ठीक है, तो f कितना है 2 + 3x, रख दिया, dx रख दिया, लिमिट डाल दिया 0 से 4 कर दिया, अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो सॉल्व करोगे तो 32 आ जाएगा, बहुत सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं, जी मैंने तो 23 में आया हुआ है फिर अगेन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल मूव कर रहा है 5i कैप - 2j कैप + k कैप फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इतना, तो मतलब ये फाइनल पोजीशन दिया हुआ है और ये इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का, ठीक है, और फोर्स जो लग रहा है वो इतना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स बहुत सिंपल सवाल हो गया, ये देखो ये सवाल पूरे क्या, पूरा वेक्टर है, कहीं पर वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो F = R2 - R1, जैसे f.s लगाते हैं वो लगा देंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट है, s को क्या पोजीशन है, पोजीशन को क्या लिखेंगे, R2 - R1 लिखेंगे, ठीक है ना, तो लिख दिया R2 - R1, तो f इतना लिख दिया, R2 - R1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया, और -2 यहाँ -3 हो जाएगा तो कितना होगा, -5, तो -5 हो गया, +4 माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +4 मतलब कितना हो गया, 5, तो 5 हो गया, दोनों को घटा देना है, बस सब्ट्रैक्ट कर देना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 5 × 3 15 हो गया, 2 × -5 -10 हो गया, 7 × 5 35 हो गया, सॉल्व किया इसको 40 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक फोर्स है 3i कैप + 2j कैप न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल, द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x = 0 to x = 5 ऑन द पाथ y = x + 2, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक तो बात है कि कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब हमें सीधे f.s लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, पहली बात तो है ना, कांस्टेंट कहीं भी x और y का टर्म नहीं है ना, तो सिर्फ कांस्टेंट है, डायरेक्ट लगा सकते हैं, 0 से 5 तक मूव किया भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नया टर्म है कि y = x + 2, मतलब y = x + 2, ये पाथ फॉलो कर रहा है, ये एक पाथ दिया हुआ है कि इस पाथ को ये फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। अब कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल, ये भी f.s लगा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि सीधी बात है, कांस्टेंट है ये, तो f लिख दिया, s क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर ऐसे लिखना, हमेशा इस तरह क्वेश्चन में ऐसे करना, देखो ये समझ में आ रहा है कि ये पार्टिकल y = x + 2 में जा रहा है, मतलब कि 2 डायमेंशन में जा रहा है, मतलब उसका x का वैल्यू तो x तो 5 है, देखो x जब 0 है तो ये y कितना है, x जब 0 तो y कितना होगा, x 0 है तो क्या y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 0 + 2 क्या हो गया 2, तो 2, और y में जा रहा है तो j कैप कर दिया, तो j कैप हो गया, ठीक है, इसको मान लिया i कैप हमने, ठीक है, इसको i कैप, फिर जब ये 5 होगा, ये 5 है तो 5 रख दिया यहाँ पर, 5 + 2 कितना होता है 7, तो 7 j कैप हो गया, तो इसको वेक्टर में किस लिए हो गया, 0 i कैप + 2 j कैप,
ये हो गया पहला पोजीशन। बाद में पोजीशन क्या हो गया 5i कैप प्लस 7j कैप, 5i कैप प्लस 7j कैप, ये दो पोजीशन तुम्हें निकल गए। जब पोजीशन निकल गए तो फिर R2 माइनस R1 कर दोगे, अभी जो बताया मैंने, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 5 में 0 गया 5 हो गया, 7 में 2 गया 5 हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 5 × 3 15 और 5 दूनी 10 10 हो गया, दोनों को ऐड किया आ गया 25 जूल, आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जब ये ऐसा दिया हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, 2 डायमेंशन मूव कर रहा है, तो तुम्हें एक्स तो पता है कहाँ कहाँ होगा, और इंटीग्रेट करना नहीं है, लिमिट दिया हुआ है 0 से 5, लेकिन इंटीग्रेट तो करना नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसका यूज़ दिया है तुम्हें वाई निकालने के लिए, ठीक है। तो वाई निकाल लिया हमने, वाई निकाल के वेक्टर के फॉर्म में रख दिया, वेक्टर फॉर्म में रखने पर R2 माइनस R1 कर लिया इंटू एफ कर दिया, बस हो गया सवाल, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये थोड़ा ठीक है। इसमें क्या है, अंतर क्या है कि इसमें देखो तो इसमें कांस्टेंट था सिर्फ, इसमें मैंने क्या किया, इसमें वेरिएबल डाल दिया, वेक्टर तो है ही, तो 3y + 2x, तो मतलब कि यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि x = 0 से 0 है, ये x = 0 से 2, ठीक है, ये तो दिया हुआ है, लेकिन y में भी जा रहा है, y = x मतलब y का वैल्यू मतलब x जब 0 होगा तो y कितना होगा 2 होगा ना, और जब x 2 होगा तो y कितना होगा 4 होगा, मतलब x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, और इंटीग्रेशन करना है। तो अब लिमिट कौन डालोगे, x का या y का, क्योंकि y भी है और x भी है। तो देखो कैसे करेंगे सवाल को, बेसिक प्रोसेस में बता देता हूँ कि ये अप्रोच, ये तरीका सॉल्व करने का ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इसलिए मैं इस अप्रोच को से बता रहा हूँ तुम लोग को। देखो फोर्स वेरिएबल है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट, सीधी सी बात है। तो वर्क डन = फोर्स, ये पूरा फोर्स लिख दिया मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखना dxi कैप प्लस dyj कैप, समझ में आ रहा है, ऐसे लिखो। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया हमने, डॉट प्रोडक्ट किया तो 3y dx आ गया, 3y i और i कैप क्या होता है 1, तो 3y dx आ गया, 2x × dy, 2x × dy हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लिमिट किसका डालें, प्रॉब्लम ये है, हम क्या 0 से 2 डाल दे क्या, लेकिन 0 से 2 डालोगे तो सिर्फ x को डिफाइन कर रहे हो तुम, y को डिफाइन ही नहीं कर रहे हो, है ना। और जब y डाल दोगे मतलब कि इसको y कितना हो जाएगा, y 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, है ना, और 2 से 4 डाल दोगे तो फिर y को डिफाइन कर रहे हो तो x कहाँ गया, तो इसलिए लिमिट अब डालने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो देखो लिमिट कैसे डालो, y = x + 2 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे में सब y को हटा दें और सिर्फ x रख दें, तो अब लिमिट डाल सकते हैं 0 से 2, 0 से 2 जो लिमिट है वो डाल सकते हैं। तो ऐसे मन से तो हटा नहीं सकते कि y गैप कर देते हैं और x रख देते हैं, मन से तो हटा नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझो, y = x + 2 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, बहुत सिंपल है, डिफ्रेंशिएट कर दिया, dy = dx आ गया, 2 का डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, डिवाइड, तो dy की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो dy की जगह पे हमने dx लिख दिया, ठीक है। और y जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि y कितना x + 2, तो y की जगह पे हमने x + 2 रख दिया, ठीक है। और अभी इसको सॉल्व किया, सब देखो सब x में हो गया, कहीं y नहीं है, तो 3x और ये 2x कितना हो गया 5x हो गया, और 3 × 2 6 हो गया। 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x² 2, 6 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 से 2 लिमिट डाल दिया। अब 0 से 2 डाल सकते हैं ना यहाँ पर 0 से 2, क्योंकि सब x में है, ठीक है, लिमिट डाल दिया, सॉल्व किया, 22 आंसर आ गया इसका। तो समझा कैसे किया हमने, पहले हमने वेरिएबल देखा, वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये समझा, और फिर अब देखा कि 2 है, x है और y है। अगर सिर्फ x में होता, सिर्फ ये नहीं होता, मान लो लाइन ये होता ही नहीं, सिर्फ ये होता, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 0 से 2 इंटीग्रेट कर देते इसको, यहाँ पर सिर्फ dx लिख देते, ये सब नहीं लिखते, dx लिखते बस, और इसको और ये y डिफ्रेंशिएट होता ही नहीं, सिर्फ x होता और लिमिट डाल के सॉल्व कर लेते, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर y भी है, तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, x को लिखना पड़ेगा, y को लिखना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर जो इक्वेशन है उसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करके जो आएगा रिलेशन, उसको यहाँ पर पुट करके सबको एक टर्म में लाना पड़ेगा, सबको x में लिखा है तो x में लिख दिया, और फिर इसको लिमिट अब इंटीग्रेट कर सकते हो, 0 से 2 इंटीग्रेट कर दिया और सॉल्व किया, आंसर आ गया। दिमाग में रख लो इसको, ठीक है। अब थोड़े ग्राफ क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ क्वेश्चन में से कुछ खास इसके होते नहीं है, मेनली ग्राफ क्वेश्चन कैनामेटिक्स में होते हैं ज़्यादातर, इसमें उतने खास आते नहीं हैं, फिर भी देख लो। तो फोर्स लग रहा है x कैप और y j कैप, मतलब कि वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या करना ही पड़ेगा, वेरिएबल है तो खैर देखते क्या करना है। वर्क डन है, और a यहाँ है, b यहाँ है, तो a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, और मूविंग है पार्टिकल, और यहाँ से यहाँ पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, इस बात को a से b, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया, तो 1,0 से 0,1 गया, तो बताना है कि वर्क डन कितना लगा इसको, इस फोर्स को, ये फोर्स लग रहा था, ये फोर्स ने इसको यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया पार्टिकल को, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो फोर्स वेरिएबल तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फोर्स रख दिया, यहाँ पर फोर्स दिया होता है -x y कैप, तो -x i कैप प्लस y कैप रख दिया। डिस्प्लेसमेंट देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर x भी है, y भी है, x भी है, y भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकला तो माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, y इंटू ई करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर फिर समझो कि फिर यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस टू इस टाइप का कोई इक्वेशन नहीं है जो इसमें था, y इक्वल टू, तो इसमें इक्वेशन था तो क्या किया हमने, क्या किया था, ये किया था डायरेक्ट, ये दोनों डिफ्रेंशिएट किया, वो रख दिया यहाँ पर y dy की जगह पे, है ना, y की जगह पे ये रख दिया। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा कोई इक्वेशन ही नहीं है, तो अब यहाँ पर लिमिट डाल दोगे, डायरेक्ट डाल सकते हो। देखो ये x वाला को अलग कर दो, y वाले को अलग कर दो, यहाँ भी कर सकते थे, इसमें भी जो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर y था और x था, तो y डालना पड़ता तुम्हें बेसिकली, और यहाँ पर x और y है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन बेस्ट होगा। बट यहाँ पर क्या है कि तुम अलग अलग कर सकते हो कि x और dx अलग हो गया, y dy अलग हो गया, बहुत सिंपल है। तो अब लिमिट डाल दोगे तो x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, देखो x हो रहा है 1 से 0, 1 से 0 हुआ ना x, ठीक है, तो 1 से 0, और y कितना हुआ 0 से 1, तो 0 से 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें डी एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, लिमिट डालोगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 जूल, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ध्यान समझो कि कैसे हो रहा है, इसको दिमाग में बस देखो, ऐसे मत सोचो, ये भी जीमेल में 2020 में आया हुआ सवाल है, ऐसे नहीं सोचना है कि ये सवाल मेरे में आ गया तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा इतना टाइम, नहीं, ये सब बकवास चीज़ नहीं सोचनी है। बस इतना सोचना है कि ये जो मैं बता रहा हूँ इसको दिमाग के एक कोने में रखो, फीड करते जाओ, दिमाग को सिखाते जाओ कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसे करना है, ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसे करना है, और उस जैसे ही एग्जाम में आएगा तो तुम उसको बस उगल के आ जाना है। समझ में आ गया, तो ऐसे, और इसको दिमाग में फीड करते जाओ कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सीखते भी जाओ कि कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे कैसे सर सोच रहे हैं, ताकि कुछ थोड़ा सा चेंज भी आए क्वेश्चन में तो तुम खुद सोच सको, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाओ, उतना ही दिमाग लगने वाला है, दिमाग को नया नहीं लगने वाला। फिर देखो, एक पार्टिकल है, एक ग्राफ दिया हुआ उसका कि ये ऐसे ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे गया, ठीक है, ये ग्राफ है। और ग्राफ किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, मैंने अभी बोला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो इसको इसका अंडर एरिया होता है, वो क्या बताता है, वर्क डन बता देगा। तो ये निकाल लेते हैं, इसका कितना एरिया है 6, 3 टी, एरिया इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है, ये 3, और हाइट कितना हो गया 2, ठीक है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 2 इंटू 3, ठीक है, हम जिसे भी करो वैसे बात देखिए। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, -3 है, ये ध्यान देना, -3 मतलब यहाँ ओरिजिन से नीचे है, तो यहाँ पर -3 रखोगे या यहाँ माइनस रखोगे, ठीक है, जो भी रखना है, एक कोई भी रख सकते हो, यहाँ प्लस रखो, यहाँ प्लस रखोगे तो यहाँ माइनस रखो, या यहाँ प्लस रख रहे हो तो यहाँ तुम्हें माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल नीचे है ओरिजिन से, तो माइनस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सॉल्व किया इसको 30 सबको, तो 6 जूल आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या देता है, वर्क डन दे देता है, बस इतना ही समझने वाली बात है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय ग्रेविटी। यहाँ ध्यान देना कि वर्क इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, ठीक है। एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये देखो, जैसे मान लो कि कोई ऐसे बॉडी है, ठीक है, तो अब ये वर्क डन जो निकालना है तो ये इस पे निकालना है कि ये कितना डिस्प्लेस किया, इसका सेंटर कितना डिस्प्लेस किया, ना कि ये बॉडी कितना डिस्प्लेस किया। मैंने पहले ही बताया अभी शायद कि ये बॉडी कितना डिस्प्लेस कर रहा है ये नहीं बताना है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना डिस्प्लेस किया, ये यहाँ से यहाँ कितना आया, ये बॉडी जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ का, तो ये कितना डिस्प्लेस है वो नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि इसका सेंटर यहाँ यहाँ, ये डिस्प्लेसमेंट हमें लिखना होता है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, ठीक है, कब लगता है, लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। ओके, इफ़ पार्टिकल मूव्स डाउनवर्ड, अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है तो वर्क डन क्या होगा, बाय द ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। तो अगर बहुत सिंपल साइन कन्वेंशन है, अगर नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहा है तो पॉजिटिव हो गया, अगर ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी को निगलेक्ट कर रहा है मतलब तो निगेटिव हो गया, तो ऊपर जा रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है कि अगर मान लो ये ब्लॉक है, ये बॉल है, अगर mg इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और ये इधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया 90, cos 90 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये सब बेसिक पॉइंट है, वो ध्यान में रखना है वर्क डन बाई ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा ठीक सवाल है, समझ में आएगा तुम्हें। देखो जैसे कि ये तुम्हारा ये एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ L है, मास m है, और ये रॉड जो है वो यहाँ से यहाँ आता है इस पॉइंट पे। तुम्हें बताना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, कि ग्रेविटी कारण आपको आ रहा है यहाँ से यहाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ इन मूविंग द रॉड फ्रॉम A to B, A से B रॉड को मूव करने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव करने में।
ओके। तो हमें बस देखना है, देखो मैंने फिर से बोला कि हमें पूरी बॉडी को नहीं देखना है कि कितना मूव किया, हमें कुछ सेंटर को देखना है कि सेंटर कितना मूव किया, समझ में आ रहा है, सेंटर कितना मूव किया, बस ये देखना है और वो लेना है हमें। तो फिर से वही बात है, इस बॉडी का सेंटर जो होगा वो यहाँ होगा, जो कि L/2 डिस्टेंस पे होगा, और ये जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ सेंटर हो जाएगा इसका, जो कि L/2 हो जाएगा। तो ये सेंटर और ये सेंटर, तो कितना डिस्प्लेस हुआ ये बताओ, L/2 डिस्प्लेस हुआ ना। अरे ये सेंटर यहाँ था पहले, ठीक है, अब ये यहाँ आ गया तो कितना डिस्प्लेस हुआ हॉरिजॉन्टल, ऐसे L/2 डिस्प्लेस हुआ। तो बस तो लग दोगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स कितना हुआ mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ L/2, तो ये आ गया mg/2। तो बस वही मैंने किया कि पहले यहाँ पर mg लग रहा था, अब यहाँ पर mg लग रहा है, ठीक है। तो अब ये डिस्प्लेस यहाँ से यहाँ गया ना, ये तो कितना डिस्प्लेस हुआ, ये L/2 डिस्प्लेस हुआ। तो L/2 डिस्प्लेस, L/2 यहाँ लिखेंगे, बस सेंटर, पूरी बॉडी नहीं देखना है, तो ध्यान देना सेंटर कितना डिस्प्लेस हुआ वो देखना है। तो mg/2 आ गया, ठीक है। वर्क डन बाई ग्रेविटी इन मूविंग फ्रॉम A to B, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा रॉड हुआ, ये रॉड 5 kg का है, ये रॉड अब ऐसे पहले ऐसे रखा हुआ था लीन होके, अब ये सो गया, इस तरह से सो गया है, ठीक है। तो वर्क कितना करना पड़ा, समझ में आ रहा है, वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, इसको ऐसे लीन होते हुए था पहले, अब ये ऐसे कर दिया, समझ में आ गया। तो कितना बढ़ा, फिर वही फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इतना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो फिर सेंटर की बात करें, इसका सेंटर कहाँ था, यहाँ पर सेंटर था, अब सेंटर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे जब सो गया ये ब्लॉक रॉड, सेंटर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, पहले सेंटर यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5 मीटर है, तो ये कितना होगा, ऑफकोर्स 5/2 होगा। अरे यहाँ ऐसे भी देख लो कि ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल हुआ और एक ट्रायंगल ये हुआ, तो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये इसका ये सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये अगर 5 मीटर है तो ये क्या होगा, उसका हाफ होगा, 5/2 होगा, ठीक है। तो ये जो हाइट है, सेंटर का डिस्टेंस है, वो कितना आ रहा है 5/2, तो 5/2 हो गया, 5 × 10⁵ सॉल्व किया तो 125 जूल आ गया। तो बस ध्यान देना कि सेंटर कहाँ से कहाँ मूव किया है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ना कि बॉडी या वगैरह चीज़ों का। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये 4 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, ये 5 kg का है, और ये जो ब्लॉक है ये पहले ऐसे था, अब सो गया, मतलब कि ये ऐसे गिर गया, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल इधर आ गया, 4 मीटर इधर आ गया, 2 मीटर इधर आ गया, ये 5 kg का ब्लॉक, वही सेम ब्लॉक है, ये बी नहीं है, यही ब्लॉक है, गलती से मैंने लिख दिया ये, ठीक है, यही ब्लॉक है, लेकिन ये बस सो गया है। तो अब ये यहाँ से यहाँ जब सो गया तो कितना वर्क डन हुआ इसको गिरने में कितना वर्क डन किया, ऑफकोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटी ने कितना किया। तो फिर से हमें देखना है सेंटर इसका कितना है यहाँ पर, जो कि कितना दूर है, 2 मीटर, इसका सेंटर कितना है, अब ये 2 मीटर, ये 1 मीटर हुआ ना, तो ये 1 मीटर, तो पहले सेंटर यहाँ था, अब सेंटर यहाँ है, कितना डिस्प्लेस हुआ, 2 में से 1 गया तो 1 मीटर, बस हो गया। फोर्स mg हो गया ना, 5 × g 50 हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 1, तो 50 जीरो आ गया। तो वही मैंने बताया यहाँ पर, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, सेंटर कितना हुआ ये लिखना है। अब देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग द स्फीयर फ्रॉम A to B, ठीक है ना, तो A से B में मूव करने में कितना वर्क डन किया। तो देखो अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर अगर पार्टिकल होता, तो इसका कोई रेडियस नहीं होता, तो कितना डिस्प्लेस होता, ये यहाँ से यहाँ आ गया है, समझे, यहाँ से यहाँ आ गया है, तो ये ऐसे पाथ फॉलो किया है, तो कितना डिस्प्लेस हुआ होता है, ये सिर्फ R डिस्प्लेस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेना है हमें, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमें डिस्टेंस नहीं लेना, डिस्प्लेसमेंट लेना, ये ध्यान देना। तो ये रेडियस हुआ, तो ये तो यहाँ पर लिख देते हैं, आंसर होता क्या होता है, mgr आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये स्फीयर है, पार्टिकल होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन स्फीयर है तो अंदर क्या हो गया, स्फीयर है तो इसका कुछ का रेडियस होगा, खुद का रेडियस होगा। तो देखो यहाँ खुद का रेडियस है, अब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया है, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है हमें, तो देखो यहाँ से ये हो गया, इसका ब्लॉक यहाँ आ गया, तो ये हो गया यहाँ, तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट लेना है। पहले हम क्या ले रहे थे, अगर पार्टिकल होता तो क्या लेते, ये यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट ले रहे होते, तो ये नहीं लेना है, अब हमें बस ये सेंटर से सेंटर लेना है, क्योंकि इसका रेडियस भी है, ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर। देखो ये डिस्टेंस r, ये है ब्लॉक, इसका रेडियस है छोटा सा r, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ r माइनस r होगा, ये पूरा r में से ये छोटा r घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, r माइनस r, तो mg इंटू h, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r माइनस r। वही चीज़ मैंने लिखा कि यहाँ से यहाँ ये पूरा r अगर लेते जब इसका कोई रेडियस नहीं होता, क्योंकि इसका रेडियस भी है, लेकिन इसका रेडियस, तो ये रेडियस जो है, ये छोटा सा रेडियस यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा, हटाने कैसे लिखूंगा, r माइनस r, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे में से ये हटा देंगे तो बचा ये, तो सेंटर से सेंटर
कितना डिस्प्लेस हुआ ये बताना है तुम्हें, ये वाला, ठीक है। आर माइनस आर, तो एम जी आर माइनस आर हो गया, ठीक है। एम जी आर होता कब होता, अगर पार्टिकल होता है, इसके जगह पे बस पार्टिकल होता और यहाँ पर आर नहीं दिया होता तो आंसर होता है एम जी आर। समझ में आ गया, क्योंकि उसका कोई रेडियस नहीं है। फिर वही चीज़ सॉरी, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन मूविंग द, 1 सेकेंड, हाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। तो पार्टिकल ये है, ठीक है, पार्टिकल लिखा है क्या, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, माई मिस्टेक, सॉरी, ये पार्टिकल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पर है स्फीयर, ठीक है। ओके, तो फाइंड द वर्क डन मूविंग बाय ग्रेविटी इन मूविंग द स्फीयर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी मूव करने में, यहाँ से मूव करने में, यहाँ मूव करने में। फिर वही मैंने बोला कि यह सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसका रेडियस क्या है आर, तो हमें बस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखना है, ठीक है, कितना डिस्टेंस हुआ। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो है एच, ये दिया हुआ है ना, तो ये एच और ये आर है, तो हमें ये हटा देंगे अगर, तो कितना हो गया, ये आ गया एच माइनस आर। समझ में आ रहा है ना, ये पूरे में से ये हटा दिया, ये कितना आर है ना, तो ये एच माइनस आर, और यहाँ तक लेना है तो ये भी आर, तो आर ऐड करना भी पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया ये डिस्प्लेसमेंट, एच माइनस आर प्लस आर, मतलब कि एच के बराबर ही हो गया, तो एच के बराबर हो गया, तो एम जी एच आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। फिर से देखो, ये सेंटर से ये सेंटर कितना डिस्प्लेस हुआ ये हमें चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये देखो कितना हुआ, तो ये एच हाइट है, तो ये यहाँ से यहाँ तो एच हाइट है ना, तो यहाँ से यहाँ एच हाइट है। अगर हमें ये आर जो है इसका रेडियस उसको हटा देते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ हाइट बचेगा, जो कि होगा एच माइनस आर। और ये हमें चाहिए, ये भी चाहिए ना हमें, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ चाहिए हमें, ठीक है, तो ये भी चाहिए, तो ये कितना है आर है, तो कितना हो गया एच माइनस आर प्लस आर इज इक्वल टू एच, है ना, ये कैंसिल हो गया, तो एच आ गया, तो एच एम जी एच हो गया, सिंपल सा। तो समझो बात को समझो, तो यहाँ पार्टिकल होता और ये आर नहीं होता तो आंसर क्या होता, एम जी एच, एम जी एच। ओके, चलो ये छोटी छोटी बातें समझो यहाँ पर कि टोटल वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। जैसे कि देखो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये नॉर्मल इधर लग रहा है, ये नॉर्मल इधर लग रहा है, ठीक है, और ये डिस्प्लेस क्या इधर से इधर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, तो ये नॉर्मल इधर हुआ, ये नॉर्मल इधर हुआ, ठीक है। तो वर्क डन ऑन वन बाय नॉर्मल, कि इस ब्लॉक पे जो वन है इस पे नॉर्मल कितना वर्क डन कर रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसको देखो, इस पे नॉर्मल किधर लग रहा है, इधर देखो, इधर लग रहा है ना इस ब्लॉक पे, तो नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या आएगा नेगेटिव आ गया, एन इंटू एस कर दिया। टू पे कितना लग रहा है, तो नॉर्मल इधर लग रहा है, देखो नॉर्मल इधर लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो गया, और माइनस प्लस दोनों सेम वैल्यू, तो जीरो आ गया आंसर। तो इसका मतलब कि वर्क डन बाय द एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। यहाँ नॉर्मल का वर्क डन नहीं बात करें, नॉर्मल अगर पूछे तो नॉर्मल कितना लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है माइनस एन एस, और यही कितना लगा रहा है प्लस एन एस लगा रहा है। यहाँ पर एक्शन रिएक्शन मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट जीरो हुआ है, दोनों का एक्शन रिएक्शन का वर्क डन जीरो हुआ है, ना कि इंडिविजुअल का नहीं हुआ, इंडिविजुअल का कुछ वैल्यू है, समझ में आ रहा है। टोटल वर्क डन बाई एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ टेंशन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज जीरो, ठीक है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो ये ब्लॉक ये हुआ एक, ये दूसरा ब्लॉक ये हुआ, टेंशन ये हुआ टी, ये टेंशन टी, मतलब टेंशन बता रहा हूँ मैं कि अगर इसको अलग तरीके से सोचा जाए तो ये टेंशन इधर लग रहा है, ये टेंशन इधर लग रहा है, इसको टेंशन इधर लग रहा है और एक टेंशन इधर लग रहा है। तो सीधी बात है कि ये जो टेंशन है, अगर मान लो कि इसको 1 kg, इसको 2 kg मान लेते हैं, इसको 1 kg, इसको 2 kg, तो सारा ब्लॉक ई का किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ये जितना भी आएगा उतना ही ये माइनस में आएगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो नेट क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन। तो इसका मतलब कि टेंशन का भी एक्शन रिएक्शन पेयर इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये ध्यान रखना, इसलिए मतलब क्या होता है जो एक्सटेंड ना हो, नॉट एक्सटेंड, है ना, जैसे स्प्रिंग है वो क्या है एक्सटेंसिबल है, ठीक है, इन एक्सटेंसिबल चाहिए हमें, जो एक्सटेंड नहीं होता, स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा ना तो वो नहीं, उसमें अप्लाई नहीं होगा, ये उसमें नहीं अप्लाई होगा, अप्लाई किस में होगा, स्ट्रिंग में हो गया, ये सब में चीज़ों में हो गया, ठीक है। ओके, टोटल वर्क डन बाय द एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे देखो कि ये है ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी है, ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, नो स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं है,
मतलब ए और बी के बीच में कोई स्लाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, बस ए यहाँ से यहाँ आया है, बी वहीं के देखो वही बी वही कोने में है और अभी भी वही कोने में है, ठीक है, तो बी ई दोनों के बीच में कोई स्लाइड नहीं हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है तो मतलब कि चलने की अवस्था है लेकिन चल नहीं रहा है, मतलब दोनों फ्रिक्शन चलने की अवस्था नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो लग रहा है लेकिन वो उसको बॉडी ऑफकोर्स चल नहीं रही है। तो एफ एस और ये एफ एस इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच की बात करें, यहाँ के फ्रिक्शन की बात करें ना कि यहाँ के फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका फ्रिक्शन इधर, इसका फ्रिक्शन इधर, ठीक है, ये लग रहा होगा क्योंकि ऑफकोर्स ए इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। तो वक्त में स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए कितना होगा, तो देखो फोर्स इधर लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन जा किधर है इधर, तो माइनस में आ गया, और बी ब्लॉक किधर है, इसका फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है, और जा भी इधर ही रहा है, तो ये प्लस आ गया और द सेम वैल्यू आई तो जीरो हो गया इसका आंसर। तो इसका मतलब कि वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जीरो। अब स्टैटिक फ्रिक्शन फिर से बोल रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो जीरो आ रहा है, ठीक है, दोनों का वैल्यू। नेक्स्ट है वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज निगेटिव। कहने मतलब ये है, देखो अब काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब चल रहा है, अब ए ब्लॉक इधर था, बी ब्लॉक इधर था, अब बी चल कर इधर आ गया, इस कोने में आ गया, पहले इस कोने में था अब इस कोने में आ गया, तो इतना चला ना ये, ठीक है ना, इतना चला ये, ठीक है। तो अब ये कितना चला, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये इतना चला, डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। ए कितना मूव किया, तो ए मूव किया यहाँ से यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो बी जो है वो ज़्यादा मूव किया है ना, क्योंकि बी तो यहाँ से यहाँ तक आया है और यहाँ से यहाँ तक आने के बाद फिर ये यहाँ से यहाँ गया भी है, ठीक है ना। तो मतलब कि एस जो है ये ज़्यादा चला है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट बी का डिस्प्लेसमेंट दिख भी रहा है कि ज़्यादा है और ए का क्या है, कम डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर अब देखो बी पे क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि उधर चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगा, और ए पे किधर लग रही है, इधर लग रही है काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ तक ठीक है। तो ए पे इधर लग रही है काइनेटिक फ्रिक्शन और बी पे इधर लग रही है, तो इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है बी पे और मूव किधर कर रहा है इधर, तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आया तो ये निगेटिव आया, और ये कितना आया, इसका फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखोगे ध्यान से तो दोनों का फोर्स तो एक ही है, फोर्स एक ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, अभी कौन सा, निगेटिव वाला, मतलब इसका निगेटिव का प्रभाव ज़्यादा है पॉजिटिव के प्रभाव से, मतलब जो नेट आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, इसलिए नेट वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। इसलिए ध्यान रखना कि एक्शन रिएक्शन पेयर में काइनेटिक फ्रिक्शन का जो आता है वर्क डन वो निगेटिव आता है, ठीक है, ओके। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन का पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन रिएक्शन पेयर, कि दोनों का एक्शन रिएक्शन पेयर क्या हुआ, तो वो ना कि इंडिविजुअल फोर्स की बात कर रहे हो, तो वो निगेटिव आया, ना कि फ्रिक्शन, ऐसा नहीं है फ्रिक्शन निगेटिव ही आता है, फ्रिक्शन का नहीं, फ्रिक्शन पॉजिटिव भी सकता है, निगेटिव भी सकता है, जीरो भी आ सकता है। एक्शन रिएक्शन पेयर की बात कर रहे हो, भी काइनेटिक की तो जीरो आ रहा है, स्टैटिक कितना आया था, जीरो आया था, तो इसका निगेटिव आया था और इसका जीरो आया था, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग पता है माइनस के एक्स होता है, फोर्स लगता है इंटू डी एक्स हो गया, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, ये आ गया, तो इसको हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते थे, ऐसे याद करते हैं, तो यही होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है, वही चीज़ लिखा है मैंने डिटेल में, ओके। वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन बोथ द सपोर्ट, तो स्प्रिंग कितना वर्क कर रहा है, देखो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये हो गया, एक सपोर्ट ये ब्लॉक पे अटैच है, ठीक है, तो ये सपोर्ट हो गया, ये दो सपोर्ट जो है उस पर ये स्प्रिंग क्या वर्क कर रहा है, तो ये कर रहा है इतना, जो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब पूछा जाए कि ये सपोर्ट कितना कर रहा है स्प्रिंग पे, तो ऑफकोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ये फोर्स लगा रहा होगा, तो ये अगर माइनस में लगा रहा है तो ये प्लस में लगाएगा, ये बात है। अब बोला गया स्प्रिंग कितना लगा रहा है ऑन स्प्रिंग, वाला स्प्रिंग जो है ये स्प्रिंग अपने स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो वही जितना ये लगा रहा है उतना ये लगा रहा है, क्योंकि वही स्प्रिंग उधर ही फोर्स जा रहा है, ट्रैवल हो रहा है, उसी पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखना, ठीक है।